ने ये पल्लू पर 2 लाइन पत्तों की लगाई है, ये सही तो है? हाँ एकदम बढ़िया है, सही लगाया है। अब ना भाभी इसमें कहीं कहीं पर ना ये फूल भी सिल दो, फिर देखना इस साड़ी की खूबसूरती। रागिनी ने गीता की बात को सुनकर साड़ी के ऊपर पत्तों और फूलों से सजावट कर दी। छोटी सी सिलाई मशीन पर यह सारा काम हो रहा था। ऐसे में जैसे ही रागिनी ने आखिरी सिलाई निकाली तो वो काफी खुश हुई। अरे वाह, आखिरी सिलाई भी निकल गई। हो गई क्या सारी सिलाइयाँ? दिखाओ तो सही, तुमने सारे घर में ये पत्ते फैलाकर आखिर बनाया क्या है? ऐसे नहीं माँ जी, ऐसे हम नहीं दिखाएंगे। अब डिजाइनरों ने साड़ी बनाई है तो मॉडल पर ही देखी जाएगी ना। मैं अभी इस साड़ी को पहन कर आती हूँ। दिव्या ऐसे बोलकर साड़ी पहनने को अंदर चली गई। बाहर रागिनी, गीता और राजबाला उसका अंदर से बाहर आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। राजबाला एक गरीब औरत थी जिसकी 3 बहुएं थी। तीनों ही बहुओं को ड्रेस डिजाइन करने का शौक था। बड़ी बहू रागिनी सिलना जानती थी, दूसरी बहू के मन में आइडियाज बहुत थे और तीसरी को मॉडलिंग का शौक था। लेकिन मायके और ससुराल दोनों के गरीब होने की वजह से तीनों में से एक का भी शौक पूरा नहीं हो पाया था। तीनों बहुएं अपने ससुराल में ऐसी कपड़ों पर एक्सपेरिमेंट कर करके अपना शौक पूरा करती थी। आज भी उन्होंने पत्तों और फूलों से साड़ी को सजाया था, जिसको दिव्या पहनकर बाहर आई। हे भगवान, कितनी सुंदर लग रही है ये ड्रेस। वाह गीता, तुम्हारा आइडिया, मेरी सिलाई और दिव्या का शरीर, तीनों ने इस साड़ी को तो जान सी दे दी है। कितनी अच्छी लग रही है हमारी पुरानी साड़ी। अब सिर्फ साड़ी नहीं है ये साड़ी मेरे ऊपर है, इसलिए ज्यादा अच्छी लग रही है। अच्छा भाभी, मैं कुछ पोजेस दूंगी, आप ऐसा करना जैसे कि मेरी फोटोज क्लिक कर रही हो। ठीक है, लाइट कैमरा एक्शन। रागिनी के बोलते ही दिव्या ने पोजेस बनाना शुरू कर दिया और रागिनी और गीता ऐसे एक्ट करने लगी जैसे वो उसके फोटोज ले रही हो। पूरे गरीब परिवार में कुछ देर अपनी गरीबी को भूलकर खुशी का सा माहौल हुआ था कि तभी पीछे से ठाके मार मार कर हंसने की आवाज आई। ये क्या तमाशा हो रहा है राजबाला तेरे घर में? सुधा, तू क्या है, क्यों हंस रही है? वाह वाह, खुद ही तमाशा करो और फिर पूछो कि क्यों हंसी आ रही है। वैसे क्या चल रहा है तेरे घर में? अपनी बहुओं के पांव जमीन पर टिकवा दे। क्या समझती है ये खुद को, जो हर वक्त बस इन्हीं एक्टिंगों में लगी रहती हैं। मेरी बहुएं कुछ भी करे, उससे तुम्हें क्या? तू अपनी बहुओं पर ध्यान देना। बहुएं तो छोड़ो, यहाँ तो सास के भी पाँव जमीन पर नहीं है, सारी की सारी नौटंकी में लगी रहती है हर वक्त, जैसे पता नहीं कहाँ की मिस वर्ल्ड है। वैसे तुम्हारे ये शौक तुम्हें लेकर डूब मारेंगे, मेरी बात को याद रखना। सुधा ऐसे बोलकर चली गई, लेकिन उसकी बातों ने अच्छी खासी राजबाला और उसकी बहुओं की खुशी में आग लगा दी थी। लोगों से भी वैसे हंसते हुए चेहरे बर्दाश्त नहीं होते हैं। किसी गरीब की 2 पल की खुशी देखी नहीं जाती है। दिव्या, उतार दे ये साड़ी, लोग औकात दिखाने में कभी कसर नहीं छोड़ते। तीनों बहुओं का सुधा की बातों से मूड खराब हो गया था। दिव्या ने भी गुस्से में अपने तन पर से साड़ी को उतारा और फिर से तीनों बहुएं अपने रोज के कामों को करने में लग गईं। ऐसे ही सिलसिला जारी था। तीनों बहुएं बस अपने घर ही घर में अपने शौक को पूरा करती रहती थी। ऐसे ही आज के दिन वो तीनों बाजार आई हुई थी। माँ जी ने 50 रुपए दिए थे, जिनमें से 30 रुपए के आलू, 10 का हरा धनिया और एक 10 वाला डिटर्जेंट लेकर हमें घर जाना है। हाँ, जरा जरा से सामान के लिए भी बाजार ही आना पड़ता है। भाभी देखो, यहाँ पर पहले तो कभी कोई कपड़ों का ठिया लगता नहीं था, ये शायद नया ठिया लगा है। अरे हाँ, ये दुकान तो यहाँ पहले कभी नहीं लगती थी, लगता है कि नई है। और जरा देखो तो कितने अच्छे अच्छे कपड़े मिल रहे हैं। चलो एक नजर चलकर देखते हैं। तीनों बहुएं उस दुकान पर आ गईं। तीनों की नजर एक ही कपड़े को छू गई थी। वो काले रंग का एक लचकदार सा कपड़ा था। उन्होंने दुकानदार से उसे उतरवाया और उसे वो देखने लगी। कितना अलग सा और मक्खन जैसा कपड़ा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसको देखते ही तो मेरे दिमाग में ड्रेस भी आ गई थी। इसमें से जरा सोचो, लॉन्ग डबल फ्रिल का गाउन कितना प्यारा लगेगा ना, एकदम परियों जैसा। हाँ भाभी, और ऐसी ड्रेस तो मैं हमेशा से पहनना भी चाहती थी। ऑफ शोल्डर गाउन, वाह, वो भी डबल फ्रिल। काश कि मेरे पास पैसे होते तो मैं इस कपड़े को खरीद कर यही डिजाइन करवाती। अच्छा रागिनी भाभी, आप डबल फ्रिल गाउन सिल तो देती ना? हाँ बिल्कुल, उसमें भी कुछ है, बस ऊपर से 2 फ्रिल्स ही तो अटैच करनी होती हैं। जरा पूछ तो लूं, ये कपड़ा कैसा बिक रहा है? भैया जी, कितने रुपए मीटर दिया ये मक्खन जैसा कपड़ा? बहन, ये कपड़ा है 100 रुपए मीटर। 100 रुपए मीटर है? वैसे तो ज्यादा महंगा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम 100 रुपए मीटर के कपड़े पहने। चलो भाभी चलते हैं, माँ जी इंतजार कर रही होंगी। तीनों बहुओं का मन नहीं था उस कपड़े को छोड़ने का, लेकिन न चाहते हुए भी उन्हें वहां से जाना पड़ा। उन लोगों ने अपना दिल मारकर उस कपड़े को छोड़ा और अपनी सास का बताया हुआ सामान लेकर वो घर पहुंची। लेकिन घर आने के बाद भी उनके दिल में वो कपड़ा ही घूम रहा था। जेठानी जी, क्या कपड़ा था ना जो हमने आज देखा, और ऊपर से गीता भाभी, आपका आइडिया सोने पर सुहागा हो गया। गीता तू भी पागल है, हमेशा आइडियाज पहले बता देती। अगर तू हमें ड्रेस ना बताती तो फिर भी हम उसे इमेजिन भी ना करते और उस कपड़े पर हमारा इतना दिल ना आता। मुझे लगा बस मैं ही क्यों दिल में रखूं, जो डिजाइन मेरे मन में है, इसलिए मैंने उसे आपसे भी शेयर कर दिया।
अरे बहुओं, कौन सा कपड़ा था, क्या बात किए जा रही हो? माँ जी, बाजार में ना हमने एक कपड़ा देखा, बहुत अच्छा था, बस उसी का सोच रहे थे। दिव्या की बात को सुनकर राजबाला का मुंह सा उतर गया। उसे अपनी लाचारी पर अफसोस सा हो रहा था कि वो अपनी बहुओं को उनकी पसंद का कुछ नहीं दिलवा सकती थी। बहुएं भी राजबाला का मुंह देखकर समझ गईं कि उनकी सास कैसे महसूस कर रही है, इसलिए समझदारी से उन्होंने फिर से उस कपड़े की बात नहीं निकाली। ऐसे ही सिलसिला जारी था। आज महीने की पहली तारीख आ गई थी। पहली तारीख गरीब परिवार के लिए बहुत खास थी, क्योंकि इसी दिन उनके घर में कुछ पैसे आते थे। आज भी पूरा गरीब परिवार साथ में बैठा हुआ था और बीच में कुछ पैसे पड़े हुए थे। ये लो, सारा दिन जी तोड़ मेहनत करो, उसके बाद भी महीने पर क्या हाथ आया, बस 4,000 रुपए। अरे हम 4 कमाने वालों ने बस महीने के 4,000 ही कमाए हैं। लानत है हमारे ऊपर। चुप कीजिए, लानत पड़े आपके दुश्मनों पर। और आपकी क्या गलती? अगर बस 4,000 रुपए की भी कमाई हुई है तो अपने आप को तो दोष दिया जाए ना, जब खुद से कोई ढील या निकम्मापन बरता हो। आप बुजुर्ग होते हुए भी बिल्कुल जवानों की तरह रोजाना काम पर गए हो। मेरे बेटों ने भी एक भी दिन दम नहीं लिया। अब ऐसे में जब काम करवाने वाले ही मेहनत का कोई खासा सिला ना दें तो क्या ही कर सकता है। सही कहा माँ जी ने। बाबा, आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। आज का दौर बेरोजगारी का दौर बन चुका है और जो लोग कुछ लोगों से काम करवाते भी हैं उनको भी मर्जी का मेहनत नहीं मिलता, और इसमें बस गरीब ही पिसता है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वो सब बातें तो सही हैं, लेकिन मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि बस इन 4,000 के सारे महीने का खर्च कैसे चलेगा। हम घर में खाने वाले 8 लोग हैं और पैसे बस 4,000। उसकी चिंता आप मत करो। आपका काम कमाने का था, जो आपने कर दिया। अब इसको सही ढंग से इस्तेमाल करना हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही कहा, हम है ना, सब कुछ संभाल लेंगी माँ जी। इन 4,000 में अब से पहले हम 3,000 में राशन भरेंगे और बाकी के 1,000 को हम बाकी चीजों में इस्तेमाल करेंगे, जैसे साबुन, सर्फ और भी छोटी मोटी चीजें। बहुओं के समझाने से पूरे परिवार की थोड़ी टेंशन कम सी हुई। रागिनी 3,000 रुपए लेकर किराना दुकान पहुंची, जहां से उसने आटा, दाल, चावल, चीनी और तेल वगैरह लिया और बाकी पैसे उसने आगे दिनों में इस्तेमाल करने को रख दिए। बहू, राशन कितने में आया? माँ जी, 1 महीने का राशन पूरा 3,000 रुपए में आया है। ये है कि भले ही पैसे ना रहे, लेकिन राशन होगा तो भूखा नहीं सोना पड़ेगा। बाकी 1,000 मैंने बचा कर रख दिए हैं, अगर किसी चीज की जरूरत लगे तो उन्हें इस्तेमाल कर लेना। गीता की बात सुनकर राजबाला बस मुस्कुराने लगी। उसे अपनी बहुओं की समझ पर गर्व महसूस होता था। ऐसे ही चलते चलते अब गाड़ी महीने के बीच तक पहुंची थी। बस तीनों बहुओं के घर में राशन ही था, बाकी ऊपर के वो अपने शौक जरा भी पूरे नहीं कर पाती थी। ऐसे में ही आज के दिन मोहल्ले में आम वाला आया। अरे वाह, आम कितने अच्छे और मोटे मोटे लग रहे हैं, मन कर रहा है जाकर खरीद लूं। नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे आम नहीं लेने हैं। वैसे ही इस महीने बहुत ही कम कमाई हुई थी। दिव्या ऐसे बोलकर रसोई में चली गई। उसे पीछे से राजबाला ने देखा था। ना कोई मौसम का फल, ना कोई चलते हुए कपड़े, ना कोई जेवर, कुछ भी नहीं। मेरी बहुओं की जिंदगी तो बड़ी ही इम्तिहानों में बीत रही है, लेकिन जरा इनका इस उम्र में सब्र और हिम्मत तो देखो कि कभी किसी चीज की ख्वाहिश तक नहीं करती है। मैं भी मजबूर हूँ, चाह कर भी इन्हें वो नहीं दे सकती जो इन्हें चाहिए। भगवान, तूने भी जीने की इस दुनिया में बस अमीरों को बुलाया है। राजबाला बेचारी अपनी किस्मत को रोते हुए कुछ देर अपनी जहनी सुकून को घर से बाहर आ गई। बेचारी मजबूर सास से अपनी बहुओं की छोटी छोटी ख्वाहिशें देखी नहीं जाती थी, क्योंकि वो उन्हें पूरा नहीं कर पाती थी। ऐसे ही चलते चलते एक दिन तीनों बहुओं को खबर लगी कि उनके गांव से बाहर कुछ दूरी पर एक फैशन शो होने वाला है। अरे, तुम दोनों को पता चला? यही हमारे गांव के पास जो शहर है ना, उसमें एक बहुत ही बड़ा ब्रांड फैशन शो का आयोजन कर रहा है। सुना है बहुत बड़ी बड़ी डिजाइनर वहां जज बनकर बैठेंगे और दुनिया भर से लोग उसमें पार्टिसिपेट करने आ रही हैं। है सच में एक फैशन शो, और वो भी हमारे गांव के पास। अरे वाह, मजा आ जाएगा। लेकिन क्या फायदा फैशन शो का, हम तो वहाँ जा ही नहीं सकते, और दूसरा इन सब चीजों में हिस्सा लेने को पैसों की जरूरत होती है। यहाँ तो हम रोजाना के कपड़े नहीं बना पाते, तो फैशन शो का खर्चा कैसे उठाएंगे? दिव्या की बात को सुनकर दोनों बहुओं का सपना और एक्साइटमेंट चूर चूर हो गया। वो अपने हालातों से वाकिफ थी, जिसकी वजह से उन्होंने सोच लिया था कि वो तो इस शो में पार्टिसिपेट करने वाली है नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि अगर एक रास्ता बंद हो तो दूसरा खुल जाता है। तीनों बहुओं की ये बातें राजबाला ने सुन ली और बस बहुत हुआ, मेरी बहुओं का मन मारना। मैं उन्हें ऐसे घुट घुट कर जीता नहीं देख सकती हूँ। अब मुझे चाहिए मेरी सबसे कीमती चीज ही दांव पर क्यों ना लगानी पड़ जाए, लेकिन मेरी बहुएं इस कंपटीशन में तो जरूर हिस्सा लेंगी ही। राजबाला सोच चुकी थी कि वो अपनी बहुओं से इस फैशन शो में पार्टिसिपेट जरूर करवाएंगी। जब रात को उसका पति लोकेश घर आया तो उसने इस बारे में उससे बात की। अरे पागल हो गई हो राजबाला, मेरी माँ ने तुम्हें वो सोने की अंगूठी तुम्हारी पहली रसोई पर दी थी, तुम उसे गिरवी रखोगी बस बहुओं से उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवाने को? और क्या हो अगर हमारी बहुएं न जीती?
ना तो ना सही लोकेश जी, लेकिन मैं हर चीज के लिए अपनी बहुओं को घुटता हुआ नहीं देख सकती हूँ। एक एक चीज के लिए जवानी में मन मारना आसान नहीं है। मेरी सास ने मुझे वो अंगूठी दी, अब सास बनकर मैं उसे अपनी बहुओं के लिए गिरवी रखूंगी। और आपने नहीं देखी है इनकी कला, लेकिन मैंने देखी है। मुझे यकीन है मेरी बहुएं जीत कर ही आएंगी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। लोकेश ने राजबाला को अपनी मां की दी हुई अंगूठी गिरवी रखने की इजाजत दे दी। बस फिर क्या था, अपनी बहुओं से पार्टिसिपेट करवाने को राजबाला ने उस अंगूठी को अगली सुबह लोकेश के साथ जाकर ही गिरवी रख दिया और पैसे अपनी बहुओं को लाकर दिए। माँ जी, इतने सारे पैसे कहाँ से आए और आप ये हमें क्यों दे रही हैं? इन पैसों का इंतजाम मैंने तुम्हारे लिए अपनी अंगूठी को गिरवी रखकर किया है। अंगूठी को गिरवी रखकर? माँ जी, वही सोने की अंगूठी जो आपको आपकी सासू माँ ने आपकी पहली रसोई पर दी थी। लेकिन हमारे लिए आपने उसे गिरवी रखा माँ जी? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी कलाकार बहुएं भी उस प्रतियोगिता में हिस्सा ले जो गांव के पास वाले शहर में हो रही है। बहु, अगर तुम हिस्सा लोगी, भले ही तुम ना जीत पाओ, लेकिन इससे मुझे खुशी मिलेगी, तो तुम मेरे लिए हिस्सा लोगी ना? राजबाला की बात को सुनकर बहू को समझ नहीं आया कि वो कैसे बर्ताव करे। वो तीनों उससे खुशी के मारे लिपट गईं। बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी, आपके जैसी सास सभी को नसीब हो। हम आपकी कुर्बानी को जाया नहीं होने देंगे माँ जी। आपने हम पर भरोसा करके अपनी शादी की निशानी को गिरवी रखा है, देखना हम आपको उससे दुगना देंगे। मुझे मेरी बहुओं के ऊपर पूरा पूरा विश्वास है। चलो, अब मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं तो तुम जल्दी से जाकर फैशन शो में अपना नाम लिखवाओ। हो सकता है बाद में हिस्सा लेने का मौका ना मिल पाए। सही बोल रही हैं माँ जी। राजबाला के बोलने पर तीनों बहुएं उसी वक्त शहर की तरफ को निकल गईं और फैशन शो के लिए हो रहे सिलेक्शन में अपना नाम भी दर्ज करवा लिया। अरे वाह, यकीन नहीं होता कि हम तीनों को ये मौका मिल रहा है। फाइनली हम लोग इस शो में हिस्सा लेने वाले हैं। ये सब कुछ हमारी सासू माँ की बदौलत ही हो पाया है। हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन बस सिलेक्शन की खुशी मनाने से कुछ नहीं होगा। हमारे पास अब अच्छे से अच्छी ड्रेस डिजाइन करने को बस 1 हफ्ता बाकी है। 1 हफ्ते में हमें 3 ड्रेस बनानी है और उन्हें पहनकर जो कॉन्फिडेंस के साथ रैंप पर चल जाए, ऐसी मॉडल्स भी तो चाहिए। सही कहा हमारी माँ जी ने, आखिर हमारे लिए अपनी अंगूठी को गिरवी रखा, तो हमें अब ऐसी ड्रेसेस बनानी होंगी जो हम इस शो को जीत कर उनकी रिंग और साथ में उन्हें पड़ोसियों के बीच उछलता हुआ सम्मान वापस दिलाना है। ठीक बोला आपने भाभी, बहुत जलते हैं ना लोग कि हम कुछ कर नहीं सकते। अब हम उन्हें उन्हीं की औकात दिखाएंगे। तीनों बहुएं जोश में आ गई थी। उन्होंने सोच लिया था कि इस प्रतियोगिता में तो उन्हें जीत कर ही आना है। तीनों बहुएं शहर से लौटते वक्त ही ड्रेसेस बनाने का कपड़ा लेने बाजार चली गईं और कपड़ा लेकर ही लौटी। तुम तीनों कपड़ा भी साथ ही ले आई, अच्छा किया। वैसे तुमने कुछ सोचा भी था कि तुम्हें बनाना क्या है? माँ जी, जब आपके पास गीता जैसी बहू है तो फिर आप बनाने की टेंशन क्यों लेती हो? मैं हूं ना, मैं एक एक कपड़े का अच्छे से इस्तेमाल करवाऊंगी। रागिनी भाभी, चलो पहले वो नेट निकालो जो हमने सबसे ज्यादा ली थी और सबसे पहले हम उससे ड्रेस बनाएंगे। गीता ने नेट को निकलवाया। नेट काफी सुंदर और बहुत सारी थी। इसको देखते ही तो मेरे दिमाग में एक फूला हुआ बड़ी सी टेल वाला गाउन आया था, बिल्कुल राजकुमारियों जैसा। भाभी, इसमें से आप फूला हुआ गाउन ही बनाना जो पीछे से जमीन पर फैले। ठीक है, मुझे उसके लिए 2-3 दिन चाहिए क्योंकि हाथ की मशीन है तो इतना वक्त तो लग ही जाएगा। रागिनी ने ऐसे बोलकर सारी जिम्मेदारी को अपने ऊपर ले लिया। गीता की मदद से उसने गाउन को काटा और सिलना शुरू कर दिया। इस बीच दिव्या और गीता ने गांव में से ही 2 लड़कियों को मॉडल बनाने को चुना। सिया और ज्योति, जानती हो ना कि रैंप पर किस तरह से वॉक किया जाता है एकदम कॉन्फिडेंस के साथ? हाँ दिव्या दीदी, हमें पता है। तो ठीक है, अभी शो ऑफ होने में 1 हफ्ता है। तुम और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और शो वाले दिन हमारे साथ ही चलना। जी। दोनों लड़कियों ने हामी भर दी। अब मॉडल्स का भी इंतजाम हो गया था और ड्रेसेस भी बन रही थी। देखते ही देखते 1 हफ्ता भी गुजर गया और वो दिन भी आया जब फैशन शो होने वाला था। सुबह से ही तीनों बहुएं शो में जाने को एक्साइटेड थी। उन तीनों ने अपने कपड़े उठाए और वाह, आज तो मेरी बहुएं अपना सपना पूरा करेंगी। चलो बहुओं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ माँ जी, हम चल तो रहे हैं, लेकिन माँ जी अभी भी हमें शांति और सिया को भी तो लेना है। वही तो हमारी ड्रेसेस पहनेंगी। अरे हाँ, तो ठीक है। वैसे भी उनका घर तो रास्ते में ही पड़ता है, बुलाते हुए चलेंगे। तीनों बहुएं राजबाला के साथ खुशी खुशी निकली और सिया के घर जाकर रुक गई। वहां जाकर उन्होंने सिया को आवाजें लगाई, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर उन्होंने ज्योति के दरवाजे पर दस्तक दी, जो सिया के सामने ही था, और वहां से ज्योति की माँ निकल कर आई। क्या है, क्यों आकर सारे मोहल्ले में मेरी बेटी के नाम का ढिंडोरा बजा रही हो? तमीज से बोलो बहन, और तुम्हारी बेटी को आज फैशन शो जाना था, उसे याद नहीं है? मैं नहीं भेजूंगी अपनी बेटी को कहीं पर भी, समझ में आया बहन? अब चाहे बुरा मानो या भला, सिर्फ बच्चों से पूछ कर तुमने फैसला कर लिया। माँ बाप की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं होती? तुम्हें जाना है तो जाओ ना, न सिया आएगी ना ज्योति। ज्योति की माँ ऐसे बोलकर दरवाजा बंद करके अंदर चली गई।
अब तीनों बहुओं के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ये क्या, इन लोगों ने तो जब जरूरत पड़ी तब हाथ झटक दिया, अब हम क्या करेंगे? तीनों बहुएं मानो टूट सी गई थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें कि तभी उन्हें हिम्मत देते हुए दिव्या बोली, भाभी इतना भी क्या सोचना, ये लड़ाई ये कंपटीशन हमारा है, हम किसी की मोहताजगी क्यों रखें, हमारे पास भी शरीर है, हम भी इन कपड़ों को पहनकर रैंप पर चल सकते हैं। चलिए अब हिम्मत दिखाइए, अब इतनी आगे आकर हम वापस पीछे नहीं मुड़ सकते। दिव्या की हालत से दोनों बहुओं में जरा हिम्मत सी जागी। सही कहा, हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, हम बहुएं आपस में ही मिलकर सब कर सकती हैं। चलो बहनों, ये हुई ना बात। राजबाला की तीनों बहुएं बिना घबराए अपनी राह निकल गईं। अब डिजाइनर भी वही थी और मॉडल भी। कंपटीशन की जगह पूरी भरी हुई थी। चमकता हुआ रैंप, जजेस की कुर्सियां, सब कुछ बहुओं को किसी सपने की तरह लग रहा था। वो तीनों भी वहां जाकर तैयार हुई और फिर शो शुरू हुआ। एक से एक अटपटे और अलग डिजाइन के ड्रेसेस पहनकर मॉडल्स ने रैंप पर वॉक किया। अरे देखो, इसने तो ब्लेड से ड्रेस बनाया, क्या बात है। चलो रेडी रहना रागिनी भाभी, अब आपकी बारी है। रागिनी तैयार खड़ी थी। पहली मॉडल के वॉक पूरा करते ही पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रागिनी रैंप पर अपना गाउन पहनकर चली, जिसको देखकर जजेस भी शॉक्ड थे। रागिनी का गाउन बॉल गाउन था और साथ ही उसमें पीछे टेल भी थी, जिसने सारी ड्रेसेस को फीका कर दिया। रागिनी अपना चक्कर लेकर वापस आई और वाह 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 भाभी, क्या वॉक किया, मैं तो शॉक्ड थी। जाओ गीता भाभी, अब आपकी बारी है। दूसरी बारी गीता की थी। गीता ने अपना ही डिजाइन बॉडीकॉन पहना, जिसमें दुपट्टे जैसा ही डिजाइन अटैच था और वो इंडियन और वेस्टर्न दोनों ही तरह की लुकिंग दे रहा था। गीता की इस क्रिएटिविटी के आगे सभी की ड्रेसेस फेल थी। ऐसे ही अंत में दिव्या ने हंस के पंखों से बनी हंसिनी जैसी ड्रेस को पहनकर वॉक किया, जिस पर भी सभी की नजरें ठहर गईं। ऐसे ही घंटों फैशन शो चला और अब आखिर में विनर अनाउंस होने की बारी थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आखिर वो घड़ी आ गई है जिसका हम सभी को इंतजार था। अब मिलेगा हमें हमारे शो का विनर। वैसे तो सभी ने अच्छा काम किया, लेकिन यहाँ कोई सबसे बेहतर भी मौजूद है। सो द विनर इज राजबाला's बहूज। जैसे ही राजबाला की बहुओं का नाम लिया गया तो राजबाला रैंप के पीछे खड़े खड़े ही रोने लगी। तीनों बहुएं खुशी से पागल होने लगी और वो राजबाला को भी रैंप पर लाई। अपने ही शो की तीनों बहुएं खुद ही विनर बन चुकी थी। माँ, हम जीत गए। कांग्रेचुलेशंस, आपको मिलती है हमारी 50 लाख की प्राइज मनी, और जो कि एक सरप्राइज गिफ्ट था वो भी अब बता देते हैं। हमारा ब्रांड इस शो में जीतने वाले को अपनी कंपनी में काम देगा। होस्ट की बात सुनकर तीनों बहुएं खुशी से फूले नहीं समा पा रही थी। एक ही झटके ने उनकी जिंदगी बदल दी थी। अपनी अपनी प्राइस मनी से सबसे पहले अपनी सास की अंगूठी को छुड़ाया और फिर थोड़े पैसे गरीबों को दान किए। तीनों बहुओं को अब एक बड़े ब्रांड से काम भी मिल चुका था। रागिनी ड्रेसेस को सिलती थी, गीता आइडियाज बताती और फोटोशूट का एस्थेटिक डिसाइड करती, और दिव्या मॉडलिंग करने लगी थी, जिसकी वजह से उनके घर के हालात भी अच्छे होने लगे थे और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।